चलो, मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। और मुझे इन्फॉर्म कर दो आप लोग की टाइमली रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपलोड हो रही है ना इन क्लासेस की, या नहीं हो रही। जितनी अभी तक पिछली क्लासेस हो इनकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, कुछ मिसिंग तो नहीं है। जो जितनी भी P1 की क्लासेस हो रही। और दूसरा ये कि मैं जो है वो, चलो बस पेपर स्टार्ट करता हूँ। सो 2023 पेपर 45 मिनट्स का पेपर 2 वेरिएंट 2 IGCSE हम कर रहे हैं। 40 क्वेश्चंस हैं, 45 मिनट्स में करने। तो हम कोशिश करके एग्जैक्ट 45 मिनट्स में आज का पेपर कंप्लीट करते हैं। विच क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमें स्केलर क्वांटिटी अगर पिक करनी है तो दैट इज ऑब्वियसली द वन विदाउट डायरेक्शन, और उसमें वो टाइम है, बाकी सारे वेक्टर्स हैं। ओके ओके फातिमा, जो जो अभी तक पिछले लेक्चर जो नहीं अपलोड हुए मुझे बता दो, बल्कि ग्रुप में एक मैसेज करो अभी। सर अनस को बेशक टैग कर दो, ताकि मैं उनको रिमाइंड करवा सकूं कि वो अपलोड करते हैं, ठीक है। एनीवेज, क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं स्टूडेंट मेजर्स द एवरेज स्पीड ऑफ अ साइक्लिस्ट इन अ रेस, व्हाट क्वांटिटीज शी मस्ट मेजर। well, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम ना। तो टोटल टाइम वाली बात तो इसकी मुझे यहाँ पर ठीक लग रही है। Time taken to reach the highest speed, well, obviously not important. Total time taken to complete the race and total distance traveled by the cyclist at her highest speed वाली जो बात लिखी हुई ना, ये गलत है। Total distance traveled by the cyclist at her highest speed, that doesn't make sense, right? उसके बाद हमें total time और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट, ये है सबसे सिंपल और इजी ऑप्शन जो कि हमारा एक्चुअल आंसर होना चाहिए। इट्स बेसिकली जस्ट टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो इसको कोई ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेट मी जस्ट ओपन द मार्किंग स्कीम एज वेल, सो आई कैन जस्ट डबल चेक ऑल माई आंसर्स साइड बाय साइड। ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और हम आगे चले जाएं। अच्छा जी, ठीक है, सी और सी। अच्छा आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ सीरीज ऑफ इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स। इसको हम टिकर टेप वाला जो एक apparatus होता है आपके डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में मेंशन, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब इक्वल टाइम इंटरवल्स पे ये जो है ना लिया हुआ है, यानी कि सपोज करो हर पिक्चर एक एक सेकंड के बाद ली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस है हर चीज के बीच में। तो यहाँ पे वो एक तो कांस्टेंट स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है, दूसरा ये भी है कि यहाँ पे वो रिलेटिवली स्लो ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखो कि डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। एट तो एक सेकंड में अब इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अब और ज्यादा, अब और ज्यादा, अब और ज्यादा। इसका मतलब कि स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये एसेंशियली एक्सेलरेट भी कर रहा है। सो कंटिन्यूसली तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली डिसेलरेट भी नहीं कर रहा, पहले ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, उसके बाद कर रहा है एक्सेलरेट। और यही बात हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की, इधर कांस्टेंट स्पीड है और यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट है। प्लास्टिक बॉल का मास इतना है, वॉल्यूम इतना है, देयर इज अ क्रैक इन द बॉल सरफेस, द बॉल इज प्लेस्ड इन अ बाथ ऑफ वाटर, द वाटर लीक्स इनटू द बॉल विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉल एंड इवेंचुअली द बॉल सिंक्स, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम, which mass of water has entered the ball। अच्छा 1 मिनट के लिए होल्ड करना बच्चों। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यार देखने में। तो बॉल 4 ग्राम की थी और उसका वॉल्यूम था 20, तो हमें एक्चुअल बॉल का डेंसिटी तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि पानी की डेंसिटी इतनी है और पानी ना जब बॉल के अंदर एंटर हो गया तो बॉल सिंक कर जाती है। उसके बाद कह रहे हैं कितना पानी का मास जो बॉल में एंटर हुआ होगा व्हेन द टॉप ऑफ द बॉल इज फर्स्ट लेवल विद द वाटर सरफेस। यानी कि वो कह रहे हैं एसेंशियली आप वो वाली सिचुएशन बता दें जब बॉल एक्चुअली सिंक करना जो है वो मतलब कंप्लीटली सिंक कर गई है। अब जब भी कोई चीज सिंक करना शुरू कर देती है तो वो तभी होती है ना जब बॉल की डेंसिटी, ये वो सिचुएशन है जब बॉल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल आ जाएगी। देखो जब तक बॉल की डेंसिटी पानी से कम होगी
तो बॉल फ्लोट करेगी। जब बॉल की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी तो बॉल सिंक कर जाएगी। तो जब ये सिचुएशन होगी, जब बॉल पानी के लेवल के बिल्कुल बस यहाँ पे होगी, मतलब कंप्लीटली अब सिंक करना स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ पे दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी। तो हमें ये चीज़ को यहाँ पे रियलाइज करना था कि सिंकिंग स्टार्ट हो रही है। तो अब आप जब सिंकिंग को स्टार्ट कर, तो आपको एसेंशियली आपने रियलाइज कर लिया कि बॉल की डेंसिटी जब 1 हो जाएगी ना, जब बॉल की डेंसिटी 1 ग्राम/cm³ आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त जो है वो बॉल हमारी क्या हो गई है, वो हो गई है अब सिंक होना स्टार्ट। अच्छा, अब ये बॉल की अकेली डेंसिटी है नहीं, बॉल के अंदर पानी गया, तो बॉल और वाटर की कंबाइंड डेंसिटी हम काइंड ऑफ निकाल लें। जैसे ये बॉल है और इसके अंदर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वाटर भी चला गया। तो अब कंबाइंड डेंसिटी जब भी आपने निकालनी होती है, तो आपको जाहिर सी बात है कंबाइंड मास और कंबाइंड वॉल्यूम चाहिए होता है। कंबाइंड डेंसिटी, कंबाइंड वॉल्यूम तो उन्होंने कहा कि विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, तो वो तो हम 20 रखेंगे। लेकिन जो कंबाइंड डेंसिटी है वो हमें पता है कि आनी चाहिए 1। आंसर तो हमें पता है 1। कंबाइंड मास कितना आएगा, उसमें बॉल का अपना मास तो 4 ग्राम है ही है, प्लस m जो है वो मास ऑफ द वाटर जो है वो बॉल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये जो m अननोन है ये हमें निकालना है। सो दिस इज द कंबाइंड डेंसिटी विच शुड इक्वल 1। दिस इज द वॉल्यूम विच इज equal to the original volume of the ball, because they're saying water enters the ball without changing the volume of the ball. And then ये है टोटल मास। तो ऊपर टोटल मास और टोटल वॉल्यूम होता है। टोटल वॉल्यूम तो ओरिजिनल वाला ही था, लेकिन टोटल मास में बॉल का मास प्लस जो वाटर का मास उसमें एंटर हुआ। तो ये मुझे निकालना है, इसको मैं रीअरेंज करके 20 और उसमें से 4 उधर जाके माइनस कर लेता हूँ। तो आई थिंक m की वैल्यू आनी तो चाहिए 16 ग्राम्स। लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है। तो ये अच्छा सवाल है, ठीक है, ये एक अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल। गुड, लेट्स कीप गोइंग। ठीक है जी, आगे चलते रहते हैं। ऑलराइट, आप लोगों का 5th का पेपर है, 6th को पेपर है? मुझे याद पड़ रहा है आई थिंक 6th है आप लोगों का, 5th। अच्छा सही। तो हमारी लास्ट क्लास 4th को होगी, मतलब हम जून में भी क्लासेस, हमारी 4 क्लासेस होंगी। सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट अ कांस्टेंट स्पीड इन द सर्कुलर ऑर्बिट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, ऑब्वियसली नॉट। जो भी चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज टुवर्ड्स द अर्थ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये वाली बात गलत लिखी हुई है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन तो वेलोसिटी होती है, गलत बात लिखी हुई है। तो 5 का बी होना चाहिए। ये बात आपका सिंपल कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, सर्कुलर मोशन के अंदर चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए। अच्छा जी, द डायग्राम शोज 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो इनके मास वगैरह हर चीज़ सेम होगी, वॉल्यूम भी। ईच इज एक्टेड अपॉन बाय द ओनली फोर्सेस शोन इन द डायग्राम। सो यू नो विच ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, कौन सा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है? भाई जो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है ना, उस पर टॉर्क यानी कि मोमेंट भी रिजल्टेंट जीरो होता है और फोर्सेस भी रिजल्टेंट जीरो होती हैं। तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर भी होनी चाहिए, लेकिन उनका मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब मोमेंट जीरो होने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले आपको मैं बता दूं कि कौन सी ऑब्जेक्ट जो है जिस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रही है। इस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रही है क्योंकि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स का वो कैंसिलेशन है। तो एक कंडीशन तो इक्वल हो इसके अंदर फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हुई है या नहीं वो हम नहीं चेक कर सकते। ये आंसर है ही नहीं क्योंकि इसमें रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मोमेंट्स चेक करने की क्या जरूरत है? इसमें भी ये और ये तो कैंसिल आउट हो रही है, लेकिन इसको कौन कैंसिल आउट करेगा? तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स तो इक्वल टू जीरो है ही नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। देयर इज नो क्वेश्चन। इसके अंदर भी रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो है, तो एक कंडीशन तो मीट हो गई है। तो अब हमारे पास ए और डी हमने शॉर्टेस्ट तो कर लिए, बी और सी को तो हमने निकाल दिया। अब इसमें से रिजल्टेंट मोमेंट किस पे जीरो होगा, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, यानी कि टॉर्क किस ऑब्जेक्ट पे होगा और किस ऑब्जेक्ट पे जीरो नहीं होगा। वो ऑब्जेक्ट ये वाला है जिस पे टॉर्क जीरो होगा। अगर आप इस चीज़ को देखो, तब एक तरफ से लॉपसाइडेड फोर्स लगी हुई है, यहाँ पे तो चलो दो और दो फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर ये फोर्सेस इक्वली डिवाइडेड होती हैं या बीच में से लग रही होती तो बात ठीक थी। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ना ओवरऑल एक तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट टॉर्क या रिजल्टेंट मोमेंट है ना वो जीरो नहीं है, तो इसलिए ए जवाब नहीं हो सकता। आपका जवाब 6 का डी होना चाहिए। इसमें रिजल्टेंट टॉर्क या आपका कह लो आपका रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। 7 पे आ जाते हैं। रिजल्टेंट फोर्स एफ एक्सेलरेट्स अ कार ऑफ मास एम अलोंग अ रोड फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन टाइम t गिविंग मोमेंटम p, which pair of relationships is correct? ओके, पहला लिखा हुआ है
अच्छा, अब ये जो इक्वेशन यूज कर रहे हैं इसमें देखो, आपको पहली बात तो ये पता है कि मोमेंटम मास टाइम्स वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई बात लिखी हुई तो वो आप करेक्ट ही कंसिडर करेंगे। अब जैसे ये आपको आउटराइट गलत नजर आ रहा है, ये आपको इक्वेशन गलत नजर आ रही है, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मोमेंटम की इक्वेशन यहाँ पे सही लिखी हुई है। दूसरी बात, आपको ये पता है कि फॉर एग्जांपल जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो एम ए के इक्वल होती है। इसी तरह आपको ये भी पता है कि रिजल्टेंट फोर्स को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन क्योंकि मोमेंटम इनिशियल वाला जीरो है और फाइनल वाला मोमेंटम पी है, तो पी अपॉन टी करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फाइनल मोमेंटम पी को लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो वो पी बन जाएगा फिर चेंज ऑफ मोमेंटम भी। तो अगर ये इक्वेशन कहीं लिखी हुई है तो ये भी हम उससे जो है वो एग्री कर सकते हैं। अब अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे इक्वेशन गलत करके लिखी हुई है, तो मुझे जो ऑप्शन सही नजर आ रहा है 7 का, वो सी नजर आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन बस रीअरेंज होकर यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो टी को एफ के साथ जाकर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा जी, अब ये हमारा एनर्जी का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। डायग्राम शोज अ रोलर कोस्टर राइड विद कार एट डिफरेंट पोजीशंस, द कार टर्न्स फ्रीली फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई अप द हिल ऑन द अदर साइड, राइट। अच्छा, what happens to the energy in the kinetic store and the gravitational store? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को क्या फर्क पड़ता है गोइंग फ्रॉम पोजीशन एक्स टू पोजीशन वाई? तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे, नीचे की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीली, तो अगर आप बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन वगैरह, मतलब कि लॉस ऑफ एनर्जी को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी एनर्जी कन्वर्जन है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिक्रीज हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, तो आपका आंसर यहाँ पे सी बनना चाहिए, राइट। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलें, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। द बॉक्स इज इनिशियली अ बॉक्स इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ रफ स्लोप, रफ वाली बात जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद द बॉक्स स्लाइड्स डाउन द स्लोप, द वेट ऑफ द बॉक्स इज 20, स्लोप इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर्स हाई। तो ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से डिस्टेंस आप कौन सा पिक करते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर आस्क्ड। बॉक्स ऑफ 10 जूल्स ऑफ वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ये कौन सा वर्क है? जब बॉक्स ऐसे मूव कर रहा होता है, देखो बॉक्स इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है यूं। तो ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है ना, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मिलता है। यानी कि ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स की ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय 4 ये होना चाहिए। इससे आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉक्स एज इट रीचेस डाउन द बॉटम ऑफ द स्लोप, ठीक है। अब इसको मैं एनर्जी की इक्वेशन बना के भी कर सकता हूँ। एनर्जी की इक्वेशनों में ये कहूँगा, यार देखो होता ये है कि बॉल की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो कन्वर्ट होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इस बात को आप मानते हो जब बॉल नीचे जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रफ स्लोप है, हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है वो भी इधर होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज जो है वो दो चीज़ों में जा रहा है, एक तो इसको बढ़ाने में जा रहा है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करने में जा रहा है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप निकालते हैं एम जी एच से, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर से, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है आपका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो कि उन्होंने हमें 10 दे दिया। अब एम जी की वैल्यू मुझे कंबाइंड कंबाइंड एम जी की वैल्यू पता है, यहाँ पे 20 है। वेट मुझे पता है 20 है, हाइट मुझे पता है कि 2 है, हाफ एम वी स्क्वायर जो है इसको मैं अननोन रखता हूँ अभी, मुझे मास भी नहीं पता ना, प्रॉब्लम सारा यहाँ पे, और ये आ गया 10। तो 40 लेफ्ट साइड पे आ गया, 40 में से मैंने 10 माइनस किया, कितना हो गया? 40 माइनस 10, और हाफ एम वी स्क्वायर का 2 भी इधर ले आता हूँ, तो ये खाली एम वी स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास आ गया एम वी स्क्वायर 30 आ गया जी, 60, ये मेरी लेफ्ट साइड आ गई। अच्छा, अब कहानी ये है, अगर आप नोटिस करें, इसकी मुझे ऐसा यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मास आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि W इज इक्वल टू एम जी होता है, तो M जो है वो W अपॉन जी से आ जाएगा। यानी कि ये मुझे पता है कि 20 डिवाइडेड बाय 9.8 करके मैं अपना मास यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो M की जगह मैं अगर 20/9.8 लिख दूँ, यहाँ पे वी स्क्वायर लिखूँ और इधर लिखूँ 60, इसको रीअरेंज करके सॉल्व करूँ तो क्या मुझे जवाब मिल जाएगा अपना, राइट। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं, 60 × 9.8 डिवाइडेड बाय 20, इसका स्क्वायर रूट। जवाब जो मेरे पास आ रहा है वो तो आ रहा है 5.4, ये फाइनल जवाब होना चाहिए। तो मेरे पास आ रहा है 9 का ए, जो कि सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा एक और क्वेश्चन था जिसमें चलो प्रॉपर कैलकुलेशन और स्टेप्स थी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था।
Electric car is charged overnight in 8 hours, 180 megajoules of energy is transferred. What is the power of the charger? Right. Power is simply energy over time. तो एनर्जी जो है वो 180 इंटू 10 की पावर 6 होता है, लेकिन उन्होंने मेगा में ही जवाब मांगा हुआ है, ठीक है। या आपसे मेगा, चलो 10 की पावर 6 लिख देते हैं यार मेगा की जगह, और टाइम जो है वो आपका 8 आवर्स है, उसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो 8 इंटू 3600 करूंगा। तो अब मेरे पास जो जवाब आएगा वो क्या हो जाएगा? मेरे पास आ गया 6250। 6250 मेरा जवाब आया वॉट्स में। तो ये मुझे लगता है जी 6.250 किलो वॉट, इसको लिखा जा सकता है। 3 डेसिमल पीछे ले आऊंगा मैं, अगर 3 डेसिमल पीछे ले आऊँ तो 1000 से डिवाइड हो गया ना, तो किलो वॉट बन गया। ये चीज़ 6.3 किलो वॉट यहाँ पे लिखी हुई है, तो 10 का ए हमारा जवाब बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा 2 मिनट का मुझे ब्रेक दो, ज़रा यहाँ पे चाय शाय पी लूँ, 2 मिनट मुझे दो, और मैं थोड़ी स्नैकिंग करके फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, ठीक है। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। चले, चलो भाई, क्वेश्चन 11 से कोशिश करेंगे बहुत जल्दी जल्दी इसको, बस अगले आधे घंटे में पूरा कर लें। An object is at depth h below the surface of the liquid. Pressure due to the liquid pressure due to the liquid at this depth is p. Gravitational free strength is g. Density of the liquid क्या होगी भाई? देखो, प्रेशर होता है रो जी एच, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, तो रो क्या हो गया? प्रेशर अपॉन जी एच। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। तो 11 का डी हो गया, इजी। Brownian motion is the random motion of the particles. In which state of matter Brownian motion is observed? Liquid और gas states में। क्योंकि random motion कब होता है? जब आपका लिक्विड में होता है पार्टिकल्स, जब ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो लिक्विड होता है गैस, तो तभी रैंडम मोशन होता है। अच्छा, Brownian motion by the way is just one of those little things that I may have not entirely covered, या फिर हो सकता है मिस हो गया हो मुझसे पढ़ाते हुए। जहाँ तक मुझे याद पड़ा मेरे नोट्स में ब्राउनियन मोशन का ऐसा मैंने टर्म यूज़ नहीं किया हुआ, हमने उनका मोशन तो डिस्क्राइब किया हुआ है। बट आईजीसीएसई वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो ब्राउनियन मोशन का प्रैक्टिकल है ना, जो पोलन से आप करते हैं, यानी कि पानी के अंदर पोलन डालें और उसको आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लें, या फिर आप एयर के अंदर स्मोक मिक्स करें और उसको इल्यूमिनेट करके उस पर लाइट डाल के और फिर उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लें, तो ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व करने के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेना यार एक दफ़ा, ठीक है। ये एक और चीज़ है जो थोड़ी सी आईजीसीएसई में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स हैं जो हैं थोड़े से हटके। द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास इज वेरीड, तो वॉल्यूम को वेरी करने, मास फिक्स्ड है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो अब मास भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, और मास जो है उसको भी कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो कह रहे हैं प्रेशर कैसे वेरी होगा भाई? प्रेशर का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप है इनवर्स प्रोपोर्शन का। अब ना तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन नजर आ रही है, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नजर आ रही है, ये भी कुछ नहीं है। ये नोटिस करो आप, आपको ग्राफ की शेप तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की नजर आ रही है, बट यहाँ देखो ना, ये 1/v यहाँ पे इन्होंने प्लॉट किया उसके साथ, तो ये आपके नोट्स में बना हुआ है, ये आपका जवाब होगा। ठीक है, अगर P वर्सेस V का ग्राफ बना हुआ होता तो वो कुछ ऐसा होता। ठीक है, लिक्विड evaporates from a beaker, ठीक है। what happens to the temperature of the remaining liquid? गिरता है, डिक्रीज होता है। and how does the temperature change and how does it affect the rate of evaporation? तो बेटा टेम्परेचर तो डिक्रीज करता है, ये बात तो ठीक है, और जितना टेम्परेचर कम होता है फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उससे उतना ही कम होता है, क्योंकि हॉट चीज़ें जल्दी इवेपोरेट होती हैं। तो आपका आंसर 14 का ए होना चाहिए। थर्मल एनर्जी is supplied to an object of mass m which does not change its state, स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो है वो इतना बढ़ रहा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? आपने पढ़ा हुआ है क्यू, या क्यू की बजाय इन्होंने यहाँ पर उसको डेल्टा ई लिख दिया है, एम सी डेल्टा टी होता है, तो सी को सब्जेक्ट बनाया तो डेल्टा ई अपॉन एम डेल्टा टी। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, तो 15 का ए हो गया। ठीक है, अ रूम इज हीटेड बाय रेडिएटर, diagram x y show two possible circulations of hot air, which diagram and the reason explain the heating of the room by convection। तो कन्वेक्शन किस में सही दिखाई हुई है इन्होंने? भाई हॉट एयर यहाँ पे होती है जो कि राइज करती है, तो ये वाला डायग्राम सही है, ये वाला गलत बना हुआ है, तो एक्स जो है वो सही है, वाई गलत है।
और दूसरी बात यह है कि एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है यहाँ पे, हॉट एयर की, तो वो राइज कर जाती है, तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है when heated and that's when it rises, so A होना चाहिए 16 का। सही है बिल्कुल। Okay. Which student, a student writes about some facts about two transverse waves. Wave 1 has frequency f and velocity v. Wave 2 has 4 times the frequency, so उसकी frequency हो गई 4f and is traveling at a velocity of 2v. ठीक है। What is the wavelength of wave 2 in terms of f and? देखो पहली बात तो ये है कि पहली वाली जो वेव है उसकी तो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी v अपॉन एफ। अब जो दूसरी वाली वेव है उसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी जो है इसकी जगह यहाँ पे लाऊं तो v की जगह डाल दूंगा 2v, डबल करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी की जगह डालना पड़ेगा 4f। वेवलेंथ दोनों पे डिपेंड करता है ना, दोनों चीज़ों पे ही। तो इवेंचुअली जवाब सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, वी एफ अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा, तो डी बनना चाहिए इसका जवाब। ठीक है, सिंपल, सिंप्लीफाई करना है आपने बस। वी इज इक्वल टू लेमडा एफ का फॉर्मूला हम बस रीअरेंज करें और कुछ भी नहीं कर रहे। स्ट्रेट वेव फ्रंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ रिपल टैंक अप्रोच अ गैप इन अ बैरियर, सो डायफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इफेक्ट, सिंपली डायफ्रैक्शन, दैट्स इट। वेव स्प्रेड आउट हो रही है, डायफ्रैक्शन हो रही है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, सो स्लो डाउन होगी, और अगर रिफ्रैक्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या रिलेशनशिप होगा? यहाँ पे इस केस में जाहिर सी बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा, तो ये ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ये जवाब सही है। ये बगैर साइन के तो फॉर्मूलाज वैसे ही इनकी कोई तुक नहीं बनती, और यहाँ पे बस ये थोड़ा सा मसला था। ठीक है, जब ग्लास से एयर में जा रही हो तो फिर आपका आर अपॉन आई वाला फॉर्मूला सही रहेगा। ये बात आपको बताई हुई है, आपके नोट्स में सब क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब लाइट स्लो डाउन हो रही होती है तो आई अपॉन आर वाला आप यूज़ करेंगे, जब स्पीड अप हो रही होती है, जब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है तो आर अपॉन आई वाला। ठीक, चलें, अब आपको दिखा रहे हैं द डायग्राम, विच डायग्राम शोज द इमेज करेक्टली फ्रॉम अ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होती है तो इमेज अपराइट होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है। तो ये तीनों बातें आपको डी में नजर आ रही हैं। लेटरली इन्वर्ट हो रही है यानी कि एरो जो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा था वो राइट की तरफ चला जाएगा, या राइट की तरफ पॉइंट करता है तो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। दूसरा, लेकिन एरो अगर डाउन पॉइंट कर रहा है तो डाउन ही रहेगा, अप डाउन में चेंज नहीं आता, लेफ्ट राइट में चेंज आता है। बाकी सेम साइज तो सब में ही दिखाया हुआ है, तो ये हो गया आपका डी। ठीक है जी, 20 का डी हो गया। अब हमें एक लेंस दिखाया हुआ है, स्टूडेंट पासेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट through four different converging lenses. He measures the distance x and distance y for each experiment. Distance x क्या है? ये तो हमारे पास जो रेज आ रही हैं पैरेलल रेज, उनकी भी उनकी विड्थ है, बेसिकली बीम ऑफ लाइट की विड्थ है। ये जो पॉइंट y है ये एसेंशियली हमारी फोकल लेंथ होती है, ये हमारी फोकल लेंथ होती है। विच लेंस हैज़ द लॉन्गेस्ट फोकल लेंथ, राइट। देखो आपको रियलाइज ये करना है कि फोकल लेंथ जो होती है वो तो होती y है, तो y जो है वो आपकी यहाँ पे सबसे लंबी आ रही है, तो बी होना चाहिए। बस हमें सिर्फ यही चेक करना है, एक्स को ऐसे हमें देखना नहीं है। हमें क्या देखना है, हमें अपनी फोकल लेंथ को देखना है, जो कि हमें डिफाइन करनी आनी चाहिए कि जब भी कोई पैरेलल रे ट्रेवल करी थी ना, यहाँ से ट्रेवल करी हो, यहाँ से कर रही 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 हो, जब वो प्रिंसिपल एक्सेस को कट करेगी तो वो वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या जहाँ पे जितनी भी पैरेलल रेज है ये सब इन्होंने यहीं जाके कन्वर्ज करना है। तो ऐसा इसका एक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें बस डायरेक्ट वाई को ही देखना है, वही फोकल लेंथ होती है, दैट्स ऑल इट इज। फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स जो कि अवन में यूज होते हैं वो 2400 मेगाहर्ट्ज है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दीज माइक्रोवेव्स, राइट। सो वी इज इक्वल्स लैम्डा एफ होता है, राइट। अब आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो आपको पता है कि सी के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ आपने यूज़ करनी होती है। तो स्पीड तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में आपने वही वाली यूज़ करनी। फ्रीक्वेंसी 2400 और 10⁶ मेगा की वजह से लगाना है आपने, उसके बाद डिवाइड कर देना है तो आपका लेमडा आ जाएगा। रीअरेंज करें, सॉल्व करें, क्या जवाब आता है। 22 का हमारे पास सॉल्व करके जवाब आ जाएगा ए, 0.125। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन है और ये आपका जवाब आना चाहिए। Which row gives typical values for speed of sound in solid and in a gas? तो आपको typical values याद होनी चाहिए।
सॉलिड के अंदर तकरीबन 5000 को अप्रोच कर रही होती है, लेकिन अब सबसे नियरेस्ट तो यही जवाब है। गैस के अंदर जो एयर है, एयर के अंदर को 300, 330, 340 याद करते हैं, तो नियरेस्ट तो यही है। बाकी सारी अनरियलिस्टिक वैल्यूज हैं। सिर्फ मतलब बहुत ही आसान है यहाँ पे पिक करने को, इन्होंने करीब करीब नहीं रखी, कोई कंफ्यूजन नहीं रखी है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक अ टेम्परेरी मैग्नेट, वी नो दैट। Which row shows whether iron and steel are hard or soft? So you know iron is the soft magnetic material and steel is a hard magnetic material. तो C आपका ऑप्शन सही बनेगा, इजी है पेपर। Power source is connected to a resistor XY. Which are the directions of the conventional current and the flow of electrons? तो आपको पता है कि conventional current पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। conventional current ये होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव शो करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट हो गया Y से X, कन्वेंशनल करंट हो गया Y से X, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए X टू Y। तो हमारा सी होना चाहिए यहाँ पे 25 का। ठीक है, अच्छा जी। पिछले वाले का भी सी था, इसका भी सी है। उसके बाद लिखा हुआ है जी, विच यूनिट इज यूज टू मेजर ईएमएफ? वोल्ट्स। सिंपल, वोल्टेज ही होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट्स होता है। सी अभी सी हो गया। 27, द ग्राफ शोज द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम आई वी ग्राफ फॉर अ लैम्प। सही है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प चेंजेस एज द वोल्टेज इंक्रीजेस? ग्रेडियंट डिक्रीज होता है ना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है एंड दैट्स अबाउट इट। बस और कुछ भी नहीं है इसमें, और कोई ऐसी बात ही नहीं है, बाकी सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। तो ये भी सी हो गया। अभी तक सारे सी चल रहे हैं। 28, इन द डायग्राम द रॉड आर इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन इंसुलेटिंग थ्रेड। ओके, पॉजिटिवली चार्ज रॉड Q is brought close to R and or R moves away from Q. राइट, हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है moves away, so इसका मतलब रिपल्जन हो रही है। Which conclusion can be made from this observation? कि भाई रॉड R में भी पॉजिटिव चार्ज है, तकरीबन यही बात नजर आ रही है। रॉड R is charged but it is not possible to identify, it must be positively charged. I think it looks pretty straightforward, यहाँ पे कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। 28 का बी है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रिपल्जन हो रही है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। द डायग्राम शोज सर्किट डायग्राम। अच्छा, इसमें आपको बहुत सारे डायोड्स बना दिए इन्होंने, और मोटर बना दी है, काफ़ी मज़ेदार किस्म का डायग्राम बनाया हुआ है। द डायग्राम शोज अ सर्किट यूज टू रन अ डीसी मोटर फ्रॉम एन एसी सप्लाई। अच्छा, अब ये है एसी सप्लाई, मोटर डीसी है, तो जाहिर सी बात है इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने डायोड्स को यूज़ किया जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करते हैं ताकि मोटर सही से चल सके। देखो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप इसके अंदर करंट के पाथ डिफरेंट बना सकते हैं, बट द सिंपल फैक्ट इज कि डीसी मोटर है तो उसके अंदर डीसी करंट ही जाएगा ना। तो इसमें से डीसी करंट कौन सा है? डीसी करंट बी में है और सी में है और डी में भी है, लेकिन इनमें से सही वाला कौन सा है? ए तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब ये भी चीज़ जो है ना, इन्होंने थोड़ी सी आईजीसीएसई के अंदर रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ थोड़ी सी डाल दी है। सो आपको ये समझना है कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे हो रही है। देखो, जो करंट होता है ना, इनपुट इनपुट का ग्राफ ऐसा होता है। अब इस बात को ज़रा समझ लेना, और ये इस पे आप अब वोल्टेज या करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लें। अब इनपुट का ग्राफ होता है ऐसा, राइट। अब इनपुट की जो पहली हाफ ऑफ द साइकिल होती है, यानी कि जैसे ये पहला हाफ है साइकिल का, इतना जो पार्ट है, इसके अंदर करंट जो है, हम सपोज कर लो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव कर रहा है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? यूं जाएगा, यूं जाएगा। अब इस वाली जंक्शन से करंट को यहाँ से फ्लो करना चाहिए, यहाँ से फ्लो करना चाहिए। आपको पता है कि डायोड, ये वाला डायोड तो इस डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा, लेकिन यहाँ से तो करंट अभी नहीं जा सकता ना, यहाँ से करंट अभी नहीं जा सकता। तो करंट यूँ फ्लो करेगा, यूँ फ्लो करेगा, मोटर के अंदर करंट यूँ जा रहा है, ठीक है, यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है। अब इस जंक्शन पे आ गया करंट। अब इसने सर्किट कंप्लीट करना है। अब ये यहाँ से जाएगा करंट वापस जहाँ से आ रहा था, या दूसरे नेगेटिव साइड से करंट सर्किट कंप्लीट होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव साइड से करंट कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे भी करंट के जाने की कोई तुक नहीं बनती, यूं जाएगा आपका करंट। तो हमने बताया कि एक साइकिल में जो करंट यूं फ्लो कर रहा था, यानी कि हम यूं मोटर के अंदर करंट भेजना चाह रहे थे, तो मोटर के अंदर करंट यूं ही जा रहा है, ठीक है, इस तरह आपका करंट फ्लो कर गया। अब दूसरी साइकिल में नोटिस करें, जब साइकिल रिवर्स होती है, यानी कि जब साइकिल का सेकंड हाफ आता है, तो होता क्या है कि ये जो आपके टर्मिनल्स हैं ये रिवर्स हो जाते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव टर्मिनल एसी सप्लाई का पॉजिटिव बन जाता है। तो अब आपका जो मोटर के अंदर करंट फ्लो करेगा वो मैं डिफरेंट कलर से, ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से करंट यूँ जाएगा, अब पिंक एरोस को इग्नोर कर दो आप, यहाँ से करंट यूँ जाएगा।
अब जब इधर इस जंक्शन पे करंट आएगा तो क्या इस जंक्शन इस डायोड में से जा सकता है करंट? नहीं ना, ये तो करंट को अलाउ नहीं करेगा। लेकिन क्या करंट यूं जा सकता है? यानी कि करंट हमारा यहाँ से जा सकता है। तो ग्रीन वाली साइकिल में यहाँ से तो करंट फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन यूं जा सकता है। अब मजे की बात कि अभी सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल के अंदर भी करंट मोटर के अंदर डाउनवर्ड्स ही फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो यूं फ्लो कर रहा है करंट, तो मतलब हमारा जो आउटपुट का साइकिल था करंट वर्सेस टाइम का, उसके अंदर जब करंट यूं जा रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे तो यूं ही जा ही रहा था, ऐसे फ्लो कर रहा था। अब नोटिस करो बात, लेकिन जब करंट यहाँ पे, अच्छा इसकी पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं पहले ग्रीन वाले मार्कर से। ये करंट इधर आया, अब इस जंक्शन से यहाँ से करंट यहाँ पे आया। अब क्या ये यहीं से वापस जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, या फिर यहाँ से वापस जाएगा जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है? राइट। तो हमारा करंट ये वाला पाथ लेगा। तो हमारा दूसरे साइकिल के सेकंड हाफ में पाथ यूं बन गया। ये इसके नीचे से वायर गुजर रही है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यानी कि वायर एक दूसरे से टच नहीं हो रही यहाँ पे। ये एक तरह से हम इसे कहते हैं ब्रिज। तो मजे की बात ये समझ में आई कि जब आउटपुट इनपुट का करंट यूं था तो आउटपुट में भी यूं ही करंट था, लेकिन जब इनपुट में करंट उल्टा हो गया तो आउटपुट में अभी भी करंट यूं ही जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर करंट यूं फ्लो करता जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट ये वाला होना चाहिए, इस तरह का आउटपुट होना चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, जिसमें 4 डायोड्स आप यूज़ करते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे जो है ना वो ऐसी नज़र आ रही हैं इस पेपर के अंदर, एमसीक्यू के पेपर में, जो कि इवन आईजीसीएसई की भी टेक्स्ट बुक्स में मैंने जो है उसने फोकस के साथ उनको कवर होते हुए नहीं देखा। अब डायोड का पर्पस और सिंगल डायोड का यूज़ फॉर लाइक रेक्टिफिकेशन, जिसे आप कहते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, वो तो चलो बेसिक है, वो तो आप ओ लेवल आईजीसीएसई में देख ही लेते हैं कि डायोड के लगाने से एसी को क्या फ़र्क पड़ता है, कि करंट फ्लो करता है फिर नहीं करता, करता है फिर नहीं करता। लेकिन ये जो 4 डायोड वाला है, ये तो जाके चीज़ जो है वो A2 फिजिक्स के अंदर पढ़ाई जाती है। खैर, फिर भी इस क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं कि चलो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जाने से पहले एक दफ़ा लाजमी रिव्यू करके जाना। तो कुछ क्वेश्चन में जिन पे स्टार बनाता जा रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि ऐसे हैं जो बीच में थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आए। ओके, अ सर्किट कैन बी कंप्लीटेड बाय इंसर्टिंग कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, बॉक्स एक्स और वाई के अंदर सर्किट। अब ये सर्किट जो है ये पोटेंशियल डिवाइडर है, और इसमें लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट वाई इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, कह रहे हैं यहाँ पे जब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि कंपोनेंट एक्स कौन सा होना चाहिए और कंपोनेंट वाई क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्मिस्टर तो होगा ही होगा, थर्मिस्टर तो होगा ही होगा। यहाँ पे एलडीआर का सच कोई काम नहीं है, थर्मिस्टर का काम साथ। लेकिन अब सवाल ये होता है कि थर्मिस्टर आपने यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है। थर्मिस्टर यहाँ लगना चाहिए या यहाँ लगना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करना चाहिए। तो इसलिए हमें थर्मिस्टर को लगाना चाहिए यहाँ पे, थर्मिस्टर को हमें यहाँ लगाना चाहिए। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो इसका रेजिस्टेंस करेगा डिक्रीज, इसके अक्रॉस पीडी डिक्रीज करेगा, और इसका रेजिस्टेंस करेगा, इसका रेजिस्टेंस तो नहीं इंक्रीज करेगा लेकिन इसके अक्रॉस पीडी इंक्रीज कर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमें सिंपल रेजिस्टर की जरूरत है, ऐसा कुछ और स्पेशल नहीं चाहिए। तो एक्स पे होना चाहिए थर्मिस्टर और यहाँ पे होना चाहिए खाली रेजिस्टर। ये भी अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन लाइक यूनिक वे में पूछा हुआ है। सवाल तो वैसे ही है जो हमने जिन चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन सवाल थोड़ा सा यूनिक वे में पूछा हुआ है। ओके, electromagnetic induction. A piece of soft iron XY has a coil wound around it, right? The north pole of a bar magnet is pulled away from end X, which causes induced current in the coil. Obviously, we know that. Current की direction उन्होंने बता दी। अब उस current, the magnet is now turned so that the north pole is on the left. Magnet is now turned. अब now ये north pole जो है वो कह रहे हैं हम इसको इधर ले आए, इसको north कर दिया, इसको south कर दिया। It is taken to the other end of the soft iron and is now pushed towards the end y। मतलब वो कह रहे हैं कि अब एक तो ये कि इस पूरी चीज को आपको उठा के इधर लेके आ गए हैं। तो पहली बात तो ये कर रहे हैं कि नॉर्थ पोल को लेफ्ट साइड पे ले आए हैं, साउथ पोल को राइट साइड पे ले आए हैं, एंड इट इज पुश्ड
अदर एंड पे भी ले गए हैं, अदर एंड वाली बात भी हो गई, टर्न वाली बात भी हो गई, एंड देन इज पुश टुवर्ड्स एंड वाई, तो इसको ऐसे मूव किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली बात तो है कि इससे करंट कैसे इंड्यूस होगा, वो पहले ही अंदाजा लगा लो, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ लेना। अभी आपको जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो यहाँ से जा रहा है और फिर यूं नीचे 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 और फिर यहाँ से ऐसे करंट ट्रेवल कर रहा है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टर है उसके अंदर करंट यूं ट्रेवल कर रहा है। अब क्या ये करंट रिवर्स होगा या नहीं होगा, इस बात को समझ लेते हैं। देखो बेटा, जब आप जो है, जब आप मैग्नेट को दूसरे एंड पे लेके जा रहे हैं और दूसरे एंड पे लेके जाके, अच्छा इसकी जो मैं आपको एक जल्दी से शॉर्टकट बताता हूँ, मतलब क्योंकि मैं सवाल को बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेयर डिड वी स्टडी दिस, राइट, हमने कहाँ पे एग्जैक्टली इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाओगे और लेंज लॉ की जहाँ प्रैक्टिस की थी ना, उस पर्टिकुलर पार्ट पे मैं आपको लेके आना चाहता हूँ। सो आई वांट यू टू फोकस ओवर हियर। ये आपको एग्जांपल्स याद होनी चाहिए, इन पे हमने काफ़ी टाइम लगाया था, इनकी प्रैक्टिस की थी। सो व्हाट यू सी इज, व्हाट यू डू इज, आप एक तो ये कि पूरा अपना लेंस लॉ लगा के अप्लाई करके उसके बाद जो है वो दिखाओ कि करंट को क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा तरीका ये कि बाय ओरिजिनल सिचुएशन जो है उससे आप कंपेयर भी कर सकते हो। पहले मैं आपको ओरिजिनल तरीका बताता हूँ हमने किया क्या था। हमें पता है कि मैग्नेट की मूवमेंट हमेशा होनी चाहिए अपोज। तो अगर मैग्नेट करीब आने की कोशिश कर रहा है तो मैग्नेट विल बी रिपेल्ड। अगर मैग्नेट रिपेल्ड होगा तो हमारा जो ये है ना वाई, दिस विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल एंड दिस विल एक्ट एज द साउथ पोल। और अगर इस पर अब मैं अप्लाई करूँ राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो ये नॉर्थ पोल है, तो मेरा करंट मुझे जो पता चल रहा है कि वो ये कि मेरा करंट यूं ही फ्लो करेगा और मेरा करंट अभी भी ऐसे ही फ्लो करेगा जैसे पहले फ्लो कर रहा था। यानी कि कंक्लूजन ये निकली कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेगा। और हमने बात की कि नॉर्थ पोल रिपेल होगा, तो हमने ये पूरी बात को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो हम सिंपल इसी तरीके से करते हैं, डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स की तरफ नहीं जाते। तो ये एग्जांपल जो है इनको आपने ये रिकॉर्डिंग्स के और नोट्स के थ्रू रिवाइज करना है। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ कभी कभार पूछते हैं लेकिन है थोड़ी सी टफ, राइट। ओके हाशिम, मैं क्वेश्चन 30 दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। देखो, उन्होंने आपसे पूछा ना आपने एक्स और वाई पे क्या कंपोनेंट्स निकालने हैं। उन्होंने कहा जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ती है, राइट। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग जब बढ़ रही तो इसका मतलब है कि इसका वोल्ट, इसका जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू दिस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अब और टेम्परेचर की जब भी बात हो रही तो थर्मिस्टर इन्वॉल्व होगा ना, एलडीआर तो नहीं इन्वॉल्व होगा। तो थर्मिस्टर आपको चाहिए, तो या तो ऑप्शन सी हो सकता था या डी हो सकता था, ए और बी का तो कोई काम ही नहीं है। अब आपने सिर्फ डिसाइड ये करना था कि थर्मिस्टर आपने कहाँ लगाना है। आप ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ थर्मिस्टर लगेगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस करेगा डिक्रीज। इसका रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करे तो इसका क्रॉस पीडी डिक्रीज करेगा। अब ईएमएफ तो कांस्टेंट है, सपोज करो 12 वोल्ट की बैटरी है, सपोज करो 6 इसको मिल रहा था 6 इसको मिल रहा था। तो अब ये इसका 6 वोल्ट अगर कम हो गए 4 वोल्ट हो जाता है तो इसका बढ़ के 8 वोल्ट हो जाएगा ना, यानी कि इसकी रीडिंग इस तरह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप ट्रायल एंड एरर से थर्मिस्टर को यहाँ लगा के भी देख सकते थे, अगर आपको ऑप्शन सी आता तो आप ऑप्शन सी ले लेते। लेकिन आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया कि किस वजह से डी आपका आंसर है। ठीक है, ऑलराइट। मैं ज़रा अगली क्लास को मैसेज कर दूँ कि 10-15 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद
ऑलराइट, कंटिन्यू करें। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए थे। चलें। The diagram shows a wire in a magnetic field between the two poles of the magnet. The current in the wire repeatedly changes at a constant value in one direction and a constant value in the other direction. तो वायर में किस तरह का करंट फ्लो कर रहा है वो ये आपको दिखा रहे हैं। What is the effect on the wire? Well, वायर पे लगेगी फोर्स। जब करंट यूं फ्लो कर रहा होगा तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन एक तरह लगेगी, जब करंट रिवर्स होगा तो उस पर उतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट दूसरी तरह की फोर्स लग जाएगी। ठीक है, तो फोर्स ऑल्टरनेट बिटवीन वन डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स ट्रू। ये बात तो मुझे सही लग रही है। The force on the wire is constant in size and direction. No, not in direction, right? ये direction size में तो constant है. There is no force on the wire at any time. There is only a force on the wire when the current reverses. No, ये वाली बात सही है, right? ये वाली बात ठीक है कि जब वायर के अंदर जो है वो करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, फोर्स का साइज जो है वो भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन और साइज दोनों कांस्टेंट नहीं रहते। तो 32 का ए होगा। Transformer has NP turns on the primary coil, NS turns on the secondary coil. The voltage across the primary coil is VP and then the VS है और okay. What is the relationship between these four quantities? हमें पता है कि NS upon NP is equals to VS upon VP. अब इसकी कोई rearranged form यहाँ पे हो सकती है? ये तो clearly गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, बस B सही है, 33 का B है। ठीक है, इसकी कोई रीअरेंज फॉर्म भी हो सकती थी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये भी हो सकता था, बट बाकी सारे क्लियरली गलत है। आप इसको रीअरेंज करके दे सकते हैं, ए बी से मैच आई थिंक नहीं हो रहा, राइट। चलो, तो 33 का बी हो गया, जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। मैग्नीशियम आयन हैज डबल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड आयन हैज अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ क्लोरीन एटम gains an electron to form chloride ion। केमिस्ट्री को डाल दी बीच में इन्होंने। खैर, इतनी कोई और चीज़ें तो नहीं है, लेकिन ये कि क्लोरीन जो है वो गेन करता है या लूज करता है, बस ये सारी बात है। सिंगल नेगेटिव चार्ज का मतलब यही हो गया कि एक एटम जो है वो उसने गेन किया होगा। तो ये बात इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखी हुई, करेक्ट स्टेटमेंट ही लग रही है, क्लोरीन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बात इसमें गलत तो नहीं लिखी हुई। ये वाली बात गलत लिखी हुई है, मैग्नीशियम आयन लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, ये गलत है, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ना। गेन्स टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन वाला टर्म जो है वो गलत यूज़ किया हुआ, तो ए सही लग रहा है, 34 का ए सही। Which road is correctly describes an example of radioactive decay? तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए, स्टेबल तो हो नहीं सकता, सॉरी अनस्टेबल होना चाहिए, स्टेबल नहीं हो सकता। एमिशन अल्फा बीटा गैमा कुछ भी हो सकती है। चेंज क्या आता है एलिमेंट में? एलिमेंट चेंज लाजमी होता है सिवाय गैमा के। गैमा के केस में एलिमेंट चेंज नहीं होता, लेकिन उन्होंने लिखा ना कि स्टेटमेंट, ये पहली बात जो लिखी कि गैमा वाले केस में उन्होंने जो है इसको स्टेबल लिख दिया, वो गलत चीज़ लिखी थी। गैमा के अंदर वो नहीं चेंज होता एलिमेंट, लेकिन बीटा और अल्फा के अंदर एलिमेंट हमेशा ही चेंज होता है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर में चेंज आ जाता है। तो ये बात जो है ना, ये इम्पॉसिबल है कि बीटा और अल्फा टिके हो रहा हो और एलिमेंट चेंज ना हो, एलिमेंट तो चेंज होता ही होता है। ठीक है, तो ये आपका बी बन जाता है। 36 का बी, 36 लिखा हुआ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सोडियम हैज दिस हाफ लाइफ, द टेबल गिव्स दैट ऑफ एक्सपेरिमेंट शो हाउ द रेट ऑफ डिके ऑफ आइसोटोप वेरीज विद टाइम, द बैकग्राउंड काउंटर हैज नॉट बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीस डाटा। ओके, तो बैकग्राउंड के साथ है ये रीडिंग। व्हाट इज द बैकग्राउंड काउंटर रेट? हाँ, तो पहले 400 आ रहा है, फिर 260 आ रहा है, फिर 170 आ रहा है, फिर 115 आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में चीज़ हाफ क्या हो रही। अगर मैं नोटिस करूँ तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये 140 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 90 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे मैं नोटिस करूँ तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 45 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब ये सोचें कि 140 अगर आप नोटिस करें तो इसमें अगर डिफरेंस 45 का आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ डिके हाफ हो रहा है, तो एक्चुअल रेट यहाँ पे 90 होना चाहिए ना। 90 का हाफ होके एक्चुअली 45 उसमें से कम हो रहा है, यानी कि हाफ रह जाता है डिके। जब यहाँ पे 140 था तो यहाँ पे एक्चुअल काउंट रेट जो है वो आई थिंक 280 होना चाहिए था। 280 में से 140 निकल गया, तो यहाँ पे एक मिनट, तो मेरा ये अंदाज़ा कहता है, मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि यार देखो, अगर यहाँ पे रेट ऑफ डिके, एक मिनट रुको, 140 90 45, ये बात थोड़ी सी और है। ये सही लिखा है मैंने 140? नहीं, 160 लिखना था यार, यहाँ पर गलत मैंने मैथ्स कर दी ना थोड़ी सी, 160 होना चाहिए।
अच्छा, अब यहाँ पे नहीं 140 ही सही लिखा था, क्या क्या कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ, 140 सही लिखा था। अच्छा, अब यहाँ पे 140, फिर 90, फिर 45, तो हम काउंट रेट को यहाँ पे बैकग्राउंड को कैसे निकालेंगे? देखो ये तो पता चल रहा है कि ये इटसेल्फ रीडिंग आधी नहीं हो रही, ये रीडिंग तो आधी नहीं हो रही, लेकिन जो हमारा रेट ऑफ डिके है वो भी यहाँ से यहाँ तो आधा हो रहा है, लेकिन ये वाला एज सच आधा नहीं हो रहा। ये वाली बात मैं रियलाइज़ करूँ कि यार ये 180 होता तो चलो बात फिर भी समझ में आती। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम इसको चेक करें, हाफ लाइफ उन्होंने कहा ना 15 आवर्स की, अच्छा ये बात भी तो नोटिस करनी थी, ये चीज़ जो इग्नोर कर दी। अब इसको जहन में रखते हुए कि हाफ लाइफ 15 आवर्स की, राइट, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। 15 आवर्स की हाफ लाइफ है। अब मेरे पास 15 आवर पे यहाँ पे एज सच डेटा नहीं है, आई डोंट हैव डेटा एट 15 आवर्स, बट आई हैव डेटा एट 30 आवर्स। तो मुझे पता है कि 30 आवर्स के ऊपर रीडिंग जो है वो 4 टाइम्स कम हो जानी चाहिए, 4 टाइम्स कम हो जानी चाहिए, यानी कि 2 दफ़ा 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब 400 डिवाइडेड बाय 4 करो तो टेक्निकली 100 आना चाहिए, इसका मतलब है कि 400 जो है वो इट सेल्फ रीडिंग नहीं थी, 400 इट सेल्फ रीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि क्योंकि आपको नज़र यहाँ पे ये आ रहा है कि रीडिंग यहाँ पे 115 हो रही है, राइट। तो इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जो है वो इंक्लूडेड है, इसमें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे अगर मैं रीडिंग को थोड़ा सा इंटरपोलेट करूँ, 400 और 115 का मैं डिफरेंस निकालता हूँ, 400 माइनस 115 ये कितना आता है, ज़रा मुझे निकाल के देना। 400, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, 285, तो रीडिंग डिक्रीज हुई है बाय 285, ठीक है। अब रीडिंग बाय 285 डिक्रीज हुई है, तो 285 का हाफ क्या होता है, 285 का हाफ क्या होता है, यानी कि 2 हाफ लाइफ में रीडिंग डिक्रीज हुई है बाय 285। थोड़ा सा ये जो है ना क्वेश्चन घुमाने फिराने वाला है, इसको भी हमें जो है ना देखना पड़ेगा। लेट्स सी, क्या हमारे पास यहाँ पे जुगाड़ निकालेगी जिससे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकें। 400 से हमारा 115 हो रहा है, ये गैप आ रहा है 285 का। अब हाफ लाइफ की जो आपकी वो है ना, हाफ लाइफ की जो आपकी क्या कहना चाहिए, जो बाय डेफिनेशन, अच्छा मैं यहाँ पे डेफिनेशन ये कहती है कि जो न्यू रीडिंग होगी वो ओरिजिनल रीडिंग की हाफ होगी, राइट। न्यू रीडिंग ओरिजिनल रीडिंग की हाफ होगी। यहाँ पे मैं 15 आवर पे डेटा ज़रा इंटरपोलेट करके लिखता हूँ, मेरे पास 15 आवर का वैसे तो डेटा नहीं, लेकिन 15 आवर पे अगर मैं रीडिंग को इंटरपोलेट करूँ तो यहाँ पे बीच में मैं क्या रीडिंग लिख सकता हूँ। यहाँ पे 140 का डिक्रीज आ रहा है, यहाँ पे 90 का डिक्रीज आ रहा है, यहाँ पे 45 का डिक्रीज आ रहा है। हम्म, बीच में क्या रीडिंग हो सकती है? व्हाट इज द बैकग्राउंड काउंट रेट? 285 का हमारा काउंट रेट डिक्रीज हुआ है इन 2 हाफ लाइफ्स, तो एक हाफ लाइफ में कितना डिक्रीज हुआ होगा? हाँ, ये कर सकते हैं। ये हमारा काउंट रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है इन 2 हाफ लाइफ्स, इन 2 हाफ लाइफ्स। तो इन वन हाफ लाइफ हमारा डेटा हमारा काउंट रेट कितना डिक्रीज हुआ होगा? 285 का आधा क्या होता है, 285 डिवाइडेड बाई 2, डिक्रीज हुआ होगा बाय 142.5। चलो इसको राउंड ऑफ भी कर लें तो यहाँ पे रीडिंग क्या बनती है 15 आवर पर, अगर मैं रीडिंग को इंटरपोलेट करूँ इसकी बेसिस पे, 142.5 को मैं इसमें से माइनस करूँ, 400 में से 142.5 को माइनस करूँ, तो आता है 257.5। यहाँ पे मैं 15 आवर के लिए डेटा को इंटरपोलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बीच में डेटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ये सही नहीं लिखा मैंने, दिस इज़ नॉट ओके, ये सही नहीं है। हम्म, इसको हमें पोस्टपोन करके आगे चलना पड़ेगा। मुझे दोबारा से ये वाला क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट जो है ना वो लेके दोबारा भेजना ग्रुप के अंदर, और मैं
किसी टीचर वगैरह कोई भेज के ना फिर उनसे ही सॉल्व करवा के समझ के फिर आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। या अगर किसी को खुद समझ में आ जाए तो मुझे बता दे, जाहिर सी बात है कभी कभार बंदे का दिमाग नहीं काम कर रहा होता। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल तो मेरे जहन में इसका सोल्यूशन अभी फ़ौरन से नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको मैं या तो किसी और से समझ लूँगा, बट मेक श्योर टू सेव दिस, और फिर मुझे जो है ना बताना, ठीक है, कि सर ये आपने इसका बताना है। एक दो और भी पीछे क्वेश्चन हमारे पीछे कुछ क्लासेस में इस तरह के गुजरे हैं, तब तक जल्दी से आगे चलते हैं। व्हाट हैपन्स इन द प्रोसेस ऑफ फिजन? फिजन इज आपका कोई इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है। न्यूक्लियस जो है वो हमारा ब्रेक होकर दो में डिवाइड हो जाता है, तो स्प्लिट वाली बात सही, 37 का सी होना चाहिए। बाय द वे इस वाले का आंसर जो है वो सी है, लेकिन आई एम नॉट श्योर हाउ टू गेट टू दैट सोल्यूशन। फिलहाल भी मेरे ध्यान में बिल्कुल सोल्यूशन नहीं आ रहा। खैर 37 का सी। 38 जो है उसको देख लेते हैं। टाइम टेकन फॉर अर्थ टू ऑर्बिट द सन इज अप्रोक्सीमेटली 3, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज दिस, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ठीक है, अब आंसर सारे मीटर्स पर सेकंड में दिए हुए हैं, इस बात का ख्याल रखें। तो आपको पहले इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना। ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर, सिर्फ और सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 11 बन जाएगा, बस। अब आप वो फार्मूला अप्लाई कर दो, 2πr/, पीरियड, ठीक है। और सेकंड्स में इस टाइम को कन्वर्ट कर लेना है, तो इसको आप इंटू 24 इंटू 3600 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1.5 टाइम्स 10⁻11/365 इंटू 24 इंटू 3600। इससे आपका जवाब आ जाएगा सी, मोर और लेस। Sun transfers energy to the earth through EM rectification. Which two parts of the electromagnetic most energy belongs to? तो विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन और यूवी, ये तीन होने चाहिए। अब उसमें से जो हमें बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है वो बी नज़र आ रहा है, राइट। तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें इंफ्रारेड और विजिबल लाइट दोनों लिखे हैं। हाउ डज सन प्रोड्यूस एनर्जी? फ्यूजन, फ्यूजन होती है, फिजन नहीं होती। और हाइड्रोजन से हीलियम होता है। तो ऑफ, अब इसमें ऑफ हाइलम हीलियम लिखेंगे या ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे? हाइड्रोजन टू हीलियम होता है, पूरी बात लिखनी चाहिए। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग जाता है, इस तरह से इनको लिखना नहीं चाहिए, अजीब बात है। ऑफ हीलियम का क्या मतलब है कि हीलियम बन रहा है या हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है? थोड़ी इनकम्प्लीट बात लिखी हुई है, बट एनीवेज हाइड्रोजन टू हीलियम हमें पता तो है ऑब्वियसली, बट द वे दे हैव रिटन दिस इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। सो हमारे पास ये पेपर पूरा हो गया एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। और पिछले भी कुछ हमारे पास जो है वो एक दो पेपर थे ओ लेवल के, उसमें से भी दो तीन क्वेश्चन मुझे याद है। और मुझे याद पड़े एक और सवाल भी रेडियो एक्टिविटी का ही था, तो वो भी थोड़ा सा इसी तरह टेढ़ा मेढ़ा सा सवाल था। वो मैंने बता तो दिया था, लाइक आई गॉट टू द फाइनल आंसर, बट द एक्सप्लेनेशन वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। यहाँ पे इसका भी जो है वो कोशिश करते हैं निकलवाएं सोल्यूशन, फिर आगे चलेंगे, बात करेंगे। इसको मैं स्क्रीनशॉट के तौर पे सेव कर लेता हूँ सो दैट आई डोंट हैव टू। ठीक है, चलो, ठीक है भाई, अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।